In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखी थी। अब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे डबल कॉलम कैश बुक बनती है। सही देखते हैं कि जो हमने बिज़नेस ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसके बदले में हमें अदायगी या करनी होती है या किसी से कोई वसूली करनी होती है, तो इसके दो ही मोड्स हो सकते हैं हमारे पास, एक वाया कैश और एक वाया बैंक। या तो हम किसी के साथ नकद लेन देन करते हैं कि नकद पैसे उनको दिए, उनसे चीज़ें ले ली, या चीज़ें बेची और उनसे नकद पैसे ले लिए। दूसरा तरीका हमारे पास बैंक का होता है कि बजाय हम नकद लेन देन करने के उनको हम चेक दे दें, किसी से कोई चीज़ ख़रीदी है और अगर हमने किसी से कोई चीज़ बेची है तो उनसे चेक ले लें और वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें। अब इसके अंदर हमारे पास जो कॉलम्स यूज़ होंगे वो दोनों यूज़ होंगे, कैश का भी यूज़ होगा और बैंक का भी यूज़ होगा। तो इसी वजह से इस कैश बुक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। इसका क्या नाम है? डबल कॉलम कैश बुक, यानी कैश का भी कॉलम और बैंक का भी कॉलम। अब हम इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसको कैसे डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। ये सेम उसी तरीके से हमारे पास एक अकाउंट जिस तरह हमने पढ़ा था, टी अकाउंट। अब इसमें दो साइड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारे पास डेट का कॉलम। फिर हमने पर्टिकुलर्स की जगह पे हमने कहा था कि ये हमारी रिसीट्स होती हैं, इधर हम अपनी रिसीट्स लिख लेंगे। इसके बाद हमने वाउचर नंबर, फिर उसके बाद हमने जर्नल फोलियो। फिर ये दो कॉलम हमारे पास, एक कैश का और दूसरा बैंक का। सेम इसी तरीके से इधर भी डेट का कॉलम क्रेडिट साइड पे, और जो क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स हैं इसको हमने पढ़ा है पिछली कैश बुक पढ़ करते हुए कि ये पेमेंट का, इसको हम नाम देते हैं, ये पेमेंट्स हैं हमारी। फिर उसके बाद वाउचर नंबर, फिर उसके बाद जर्नल फोलियो, इसके बाद कैश और इसके बाद बैंक। इस तरीके से हमने इसका इंदराज करना है। ये हमारे टू कॉलम्स बन गए, ये भी टू कॉलम और इधर भी टू कॉलम। ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक बन जाएगी। ये इसका फॉर्मेट है, डबल कॉलम कैश बुक। अब हम इसमें ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि कैसे ट्रांजैक्शंस हमारे पास हो सकती हैं और उनको कैसे इसके अंदर दर्ज किया जाता है। क्वेश्चन में इस तरीके से आ सकती है कोई चीज़, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हो 2023 जनवरी 1 को हमें कैश बैलेंस दिया गया हो 20,000 और बैंक बैलेंस जो है वो दिया गया हो 10,000। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो कैश का बैलेंस है ये हमेशा डेबिट ही होगा, ये क्रेडिट कभी भी नहीं होगा, ये इसी साइड पे दर्ज होगा, डेबिट वाली साइड पे। जो बैंक का बैलेंस है ये मुमकिन है कि ये हमारा डेबिट बैलेंस भी नॉर्मल भी हो सकता है और ये ओवरड्रॉन भी हो सकता है।
अगर ये कुछ भी ना बताया हो कि ये कौन सा बैलेंस है, तो इसे हम कंसीडर करेंगे कि ये नॉर्मल बैलेंस है। और नॉर्मल बैलेंस जो होता है एसेट्स का, वो हमेशा डेबिट ही होता है। लेकिन हो सकता है कि हमने कुछ ओवर ड्रान कर रखा हो, जितना हमारा अकाउंट था उससे हमने ज़्यादा पैसे निकलवा रखे हो, तो हमारा नेगेटिव बैलेंस चल रहा हो, तो हम लोग इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट या कहीं पे लफ्ज़ ओवरड्रान लिखा हुआ होगा, ऐसी सूरत में हमने इसको क्रेडिट साइड पे, इस साइड पे दर्ज करना है। तो बैंक जो है वो दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं। अब हमारे पास डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कैश का हमेशा डेबिट ही होगा। अब ये बताया नहीं गया कि ये बैलेंस कौन सा है, तो ये कौन सा बैलेंस है, ये नॉर्मल बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस ही है। तो हमने इनको यहाँ पर दर्ज कर देंगे। ये हमारे बैलेंसेस हैं 2023 जनवरी 1। ये बैलेंस हम ब्रॉड डाउन कर रहे हैं BD। कैश का बैलेंस 20,000 है और बैंक का बैलेंस जो है वो 10,000 है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर जनवरी 2 को गुड्स परचेज की जा रही हैं फॉर ₹5,000। अगर ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर ये ना बताया गया हो कि ये कैश के ज़रिए ट्रांजैक्शन हो रही है या चेक के ज़रिए हो रही है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये कैश के ज़रिए ट्रांजैक्शन है। जब भी बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो लाजमी बताया जाएगा कि ये चेक के ज़रिए पेमेंट की गई है या बैंक के ज़रिए पेमेंट की गई है। तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है और ये पेमेंट हमने करनी है, तो इसे हम यहाँ दर्ज करेंगे 2023 जनवरी 1 बाय परचेजेस अकाउंट, और इसको हम कैश के कॉलम में लिखेंगे 5,000। बैंक में इसका इंदराज नहीं करेंगे। गॉट इट। अब नेक्स्ट चलते हैं। जनवरी 3 को गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 टू मिस्टर अली। ये ट्रांजैक्शन है जिसमें बताया गया है कि चीज़ें बेची गई हैं 10,000 के लिए मिस्टर अली को। हमने पढ़ा था पीछे बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को जब हम एनालाइज कर रहे थे कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें किसी शख्स का नाम आ जाए और ये ना बताया जाए कि वो नकद पे आप ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट है, तो वो अंडरस्टूड होता है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो 10,000 रुपये की मिस्टर अली को चीज़ें बेची हैं, ना पैसा आया है ना बैंक बैलेंस बढ़ा है, तो इसको कहाँ दर्ज करेंगे? कहीं भी नहीं दर्ज करेंगे। ना हमारा कैश बढ़ा है ना ही बैंक बढ़ा है, ना कैश कम हुआ है ना बैंक कम हुआ है, तो इसका इंदराज कहीं भी नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कल को ये हमें अदायगी करे तो तब हम इसका इंदराज करेंगे। अब इसकी अदायगी भी चलें करवा लेते हैं साथ। जनवरी 5 को अली ने हमें पैसे देने की बजाय चेक दे दिया। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर अली फॉर ₹10,000 and deposited immediately into बैंक। अली से 10,000 रुपये का चेक वसूल हुआ और हमने फ़ौरन बैंक में जमा करवा दिया। अब इस ट्रांजैक्शन को मार्क कर लें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, यहाँ पर एक दो चीज़ें ऐसी हैं सीखने वाली हैं। अगर तो वो कहे कि ये इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट हो गया है, तो हम इसको 5 जनवरी को अपना इनफ्लो बैंक में दर्ज कर लेंगे कि ये हमारा 10,000 बैंक बैलेंस बढ़ गया।
अगर ये वाला हिस्सा वो ना बताए, ये वाला हिस्सा सिर्फ इतना बता दे कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर अली फॉर रुपीज़ 10,000, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने बाकी का क्वेश्चन पढ़ना है एक दफ़ा। हो सकता है तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवीं आठवीं 5-6 ट्रांजैक्शन छोड़ने के बाद इसका जिक्र आ रहा हो कि ये 5 जनवरी को जो चेक वसूल हुआ है, हो सकता है 15 जनवरी को ये वाला चेक बैंक में डिपॉजिट हो रहा हो, तो फिर इसका इंदराज हमने 15 जनवरी को ही करना है, यहाँ पर इसका इंदराज 5 जनवरी को नहीं करना। ये बात याद रखनी है कि अगर सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई हो कि चेक रिसीव हुआ है और ये नहीं बताया गया कि डिपॉजिट कब हुआ है, तो हमने क्वेश्चन बाकी का भी पढ़ लेना है कि क्या इसमें अंदर बाद में कोई बताया गया कि ये कब जमा हुआ है। तो अगर 15 या 16 या 20 या 30 जिस डेट को ये डिपॉजिट करवाया जा रहा होगा, हम बाकी इसको छोड़ देंगे, बाकी ट्रांजैक्शन करते करते जब वो डेट आएगी उस डेट को अपना डिपॉजिट की एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इमीडिएटली डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ, और फर्दर भी कहीं भी पूरे क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि ये डिपॉजिट कब हुआ है, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड होगा कि ये इसी तारीख को डिपॉजिट हुआ है, तो फिर हम इसको 5 ही जनवरी को यहाँ पे डिपॉजिट कर लेंगे। ये बात आपने याद रख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे यहाँ इमीडिएटली हम डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो 5 जनवरी को इनफ्लो है हमारा, और ये हमने चेक वसूल किससे किया, मिस्टर अली से। यहाँ हम अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, और ये बैंक में चूँकि डिपॉजिट हुआ, कैश बैलेंस तो नहीं बढ़ा, तो बैंक बैलेंस हमारा 10,000 से बढ़ गया, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी तरीके से जनवरी 10 को परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 2,000। तो ये कैश पे ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा गया कैश पे, तो हम लोग इसको यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। पेमेंट हो रही है हमारी जनवरी 10th बाय ऑफिस फर्नीचर, और कैश के कॉलम में हम लोग यहाँ पे 2,000 दर्ज कर लेंगे, बैंक में नहीं दर्ज होगा। इसी तरीके से अगर कोई अदायगी ऐसी जनवरी 12 को जो हमने बैंक के ज़रिए पेमेंट की हो किसी को, जैसे गुड्स परचेज फॉर ₹5,000 and payment and paid and payment made थ्रू चेक पे किया हमने 5,000 का। तो अब ये बैंक के ज़रिए हमारी पेमेंट हो रही है, तो इसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे जनवरी 12 बाय परचेजेस। अब ये कैश बैलेंस हमारा नहीं ना बढ़ रहा ना कम हो रहा, बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक के कॉलम में हम लोग यहाँ 5,000 दर्ज करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? अब कुछ थोड़ी सी 1-2 और ट्रांजैक्शन जो थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती हैं, यहाँ जगह बना लेते हैं और वो हल करते हैं। तो जनवरी 15 को एक ट्रांजैक्शन अगर हमें दे दी जाए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 5,000, पैसे जमा करवाए गए बैंक में। करें जी जर्नल एंट्री वाला इसकी करें, क्या जर्नल एंट्री इसकी बनेगी? अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बने
तो इसमें दो अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, कैश का, बैंक का, दोनों रियल अकाउंट है। कौन सा हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं या कौन सा हमारा जा रहा है, यहाँ से कैश डिपॉजिट करें, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा। कहाँ जा रहा है, बैंक में, बैंक के अंदर पैसे हमारे आ रहे हैं, बैंक डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो अब ये एक ऐसी एंट्री आ गई है जिसमें बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब हमने देखना है कि बैंक के कॉलम को हमने डेबिट करना है 5000 से, ये डेबिट है, बैंक को हम 5000 से डेबिट कर देंगे और टू कैश यहाँ पर आ जाएगा। डेट हमारी है जनवरी 15 की। दूसरी तरफ कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे कैश के कॉलम में 5000 आ जाएगा बाय बैंक जनवरी 15। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन आई है जो हमारी कैश बुक के दोनों साइड पे दर्ज हुई है, डेबिट साइड पर भी, क्रेडिट साइड पे। तो ऐसी ट्रांजैक्शन का क्या कोई नाम होता है कि जो कैश बुक की दोनों साइड पे दर्ज हो? जी बिल्कुल, इसको हम कहते हैं ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। इसके लिए हम लोग वाउचर नंबर या जर्नल फोलियो के अंदर हम लोग इसको काउंटर सी ब्रैकेट में लिख देते होते हैं ताकि पता चले कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी। इसकी समझ आपको आ जानी चाहिए अच्छे से, ये कंफ्यूज हो जाता है बंदा दर्ज करते हुए, तो आप लोगों ने पेपर में इसको सॉल्व करते हुए कंफ्यूज नहीं होना। अब इसी तरह से एक कॉन्ट्रा एंट्री ये भी तो हो सकती है कि जनवरी 20 को पैसे विदड्रॉ किए हों, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज़ 10,000 पैसे बैंक से निकलवाए हैं। तो ये इसका उलट केस हो गया, यानी अब हमारे पास पैसे आ रहे हैं और बैंक से पैसे जा रहे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर हम करें तो वो क्या बन रही है? कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट जो है ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो इसको दर्ज करते हुए जनवरी 20 डेबिट साइड पे कैश के कॉलम में लिख देंगे, डेबिट साइड पे कैश के कॉलम में 10,000 आ जाएगा टू बैंक, और क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में आ जाएगा 10,000 बाय कैश। और यहाँ पर हम लोग इसके लिए भी सी दर्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो कैश बुक के दोनों साइड पे दर्ज हुई और इस ट्रांजैक्शन को हमने क्या नाम दिया है? कॉन्ट्रा एंट्री का नाम दिया है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं, जनवरी 25 कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज़ 1,000 फॉर पर्सनल यूज़। अब ये भी तो पैसा विदड्रॉ हो रहा है बैंक से 1,000 रुपया, क्या इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी? नहीं, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये किसके लिए निकाला जा रहा है? ये घर के इस्तेमाल के लिए निकाला जा रहा है। ये पैसा बिजनेस में नहीं आ रहा, इसकी एंट्री ये नहीं हो रही कैश टू बैंक, ये ड्राइंग्स हो रही हैं, ड्राइंग्स टू बैंक इसकी एंट्री हो रही है। तो पैसा जो बैंक से निकल रहा है ये कारोबार में इस्तेमाल होने के लिए नहीं निकल रहा, ये घर के इस्तेमाल के लिए निकल रहा है। तो ये पेमेंट जो हम दर्ज करेंगे यहाँ पे, ये हम ड्राइंग्स के खाते में डालेंगे और ये बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक से ड्राइंग्स हो रही हैं तो हमने बैंक के खाते में डाल दिया। दो ट्रांजैक्शन और कर लेते हैं। जनवरी 29 पेड
यूटिलिटी बिल फॉर ₹5,000। इस ट्रांजैक्शन में यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट हो रही है 5,000 की, और ये बताया नहीं जा रहा कि ये कैश के ज़रिए हो रही है या बैंक के ज़रिए हो रही है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये कैश के ज़रिए हो रही है। तो ये पेमेंट साइड पे जनवरी 29 यूटिलिटी एक्सपेंस या यूटिलिटी बिल्स डेबिट इसमें हो रहा है, तो इसलिए इसको बाय यूटिलिटी बिल्स या यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, और कैश के कॉलम में ये लिखा जाएगा 5,000। लास्ट ट्रांजैक्शन एक बना लेते हैं हम, जनवरी 30 पेड सैलरी लास्ट ट्रांजैक्शन बना लेते हैं 30 तारीख की, पेड सैलरीज फॉर ₹5,000 थ्रू बैंक। सैलरीज पे की जा रही है बैंक के जरिए 5,000, तो ये पेमेंट साइड पे यहाँ सैलरीज अकाउंट, ये बैंक के जरिए पेमेंट हो रही है, यहाँ 5,000 आ जाएगा। ये ट्रांजैक्शंस, अब हम इनका बैलेंसिंग कर लेते हैं। ट्रांजैक्शंस हमने लिख ली हैं जो बनानी थी। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम इनका टोटल करेंगे। दोनों साइड्स का कैश का टोटल 20 और 10 30,000, इधर भी 30,000। अब इसका बैलेंस अगर हम निकालें 5, 10, 15 और 2 17, 30,000 में से 17,000 निकाल दें तो बाकी 13,000 रह जाएगा। इसको हम कहेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। अब इधर हम कर लेते हैं बैंक का 10 और 10 20 और 5 25,000, 25,000 इधर भी आ जाएगा। और ये कितना बन रहा है, 10 और 5 15, 20 और 1 21,000। तो 21,000 में से 25,000 और 21,000 का डिफरेंस जो है वो 4,000 आ जाएगा। अब इस बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट मंथ के अंदर ट्रांसफ़र करके फिर हम क्वेश्चन को एंड अप करेंगे। Feb 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस 13,000 और बैंक का बैलेंस 4,000। तो ये थी हमारी डबल कॉलम कैश बुक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें 2-3 ट्रांजैक्शन ट्रिकी थी, एक जो चेक मिलता है उसको डिपॉजिट करवाने के हवाले से, और 2 कॉन्ट्रा एंट्रीज हमारी थी। तो अगर आपको ये समझ आ जाए, बाकी तो बहुत इजी है। तो इस तरीके से हम अपनी डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई एंट्री आपको समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं।